हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनबोर्डिंग अकेडमी। बेटा आज जो हमारा आज का लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है हमें पढ़ना है कि एक्सक्रीशन जो होता है वो उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्रियाविधि क्या है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड में से कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में से छन कर जो है किडनी तक कैसे पहुंचता है। ठीक है बेटा, देखिए मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में पूरा होता है बेटा। एक्सक्रीशन जो है हमारा 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और फिर होता है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये देखिए, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स 3 प्रोसेस: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो 3 स्टेप में पूरा होता है। ये तीनों स्टेप जो होते हैं वो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो नेफ्रॉन हमारा था, नेफ्रॉन का जो डायग्राम हमने आपको समझाया था, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में ये तीनों प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हिंदी कुछ बच्चे जो है यूपी बोर्ड के भी हमारे लेक्चर को देखते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हिंदी होता है बेटा परानिषेधन। क्या होता है? परानिषेधन, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर पे जो छनाई होती है किसी भी चीज की, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, और उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो छन करके ग्लोमेरुलस के खाली स्थान में आता है, जो स्पेस होता है इसमें आता है। तो ज्यादा प्रेशर के द्वारा जो भी चीजें छानी जाए या छने उस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए बेटा, ये देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन बोमेन्स कैप्सूल। मैंने आपको पहले बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल में होता है। द ब्लड दैट कम्स टू नेफ्रॉन इज फिल्टर्ड थ्रू द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। जो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट मटेरियल को लेकर आ रहा है वो अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? ये अफरेंट आर्टरी है। इस अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड जो है वेस्ट मटेरियल को लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस में। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि अफरेंट आर्टरियोल जो होता है वो इफरेंट आर्टरियोल से मोटा होता है। तो जब आएगा ब्लड ज्यादा और निकलेगा ब्लड कम, तो बीच के पार्ट में क्या होगा? प्रेशर लगेगा। तो ये जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, यहां की जो मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और इतना प्रेशर लगता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को तो छनना ही छनना था, उस वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ हमारे बॉडी के लिए जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी छन जाती हैं। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इसके मेम्ब्रेन से, ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन से जो है छन जाते हैं, और छन करके आ जाता है कहां पे? बोमेन्स कैप्सूल का जो स्पेस है उस स्पेस में आ जाता है। द फिल्ट्रेट
which is called initial filtrate comes into the cavity of convoluted tubule. वहां से फील्ड छनने के बाद आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? वो पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल से अटैच होकर और लूप ऑफ हेनले तक आता है। लूप ऑफ हेनले में कहां तक? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तक जो आता है, उस पार्ट को, ये मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। ये जो है, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये जो है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बेटा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि जो यहां पे छनाई होती है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, वो छन करके कहां आता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। द फिल्टर्ड ब्लड गोज इनटू द PTCN यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, इसके साथ जो हमारा ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीजें हैं, इनके पैरेलल ही ब्लड वेसल्स भी चलते हैं। इनके पैरेलल ब्लड वेसल्स भी चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ जो हार्मलेस मटेरियल आ गया है, वो अब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद पहुंचेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहां पहुंचेगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा। यहां के बाद फिर क्या होगा प्रोसेस? अब आएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा? छनाई हो गई, फिल्टर, इनिशियल फिल्ट्रेट बन गया। इनिशियल फिल्ट्रेट बनने के बाद में अब क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, इसमें वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनको नहीं छनना चाहिए, लेकिन प्रेशर, ज्यादा प्रेशर की वजह से वो छन करके आ गए हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू। कहां पे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां से यहां तक। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो इनिशियल फिल्ट्रेट था, वो आया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कहां आया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, या इन सारे ट्यूब्यूल्स के पैरेलल दूसरी ब्लड वेसल्स जो है गई वो होती हैं। अब यहां पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता क्या है? देखिए, it is the second step during urine formation. The initial filtrates contain many useful substance. मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस छन जाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान, जिनकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है, तो वो यूजफुल सब्सटेंस जो है छन जाते हैं। लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वेरियस अदर आयंस, these are essential substances which must not be eliminated to outside from the body with urine. जिनको यूरिन में हमारे बॉडी से अलग नहीं होना चाहिए, यूरिन में नहीं जाना चाहिए, वो भी जो है फिल्टर होकर के आ जाते हैं। Therefore, the capillaries of the peritubular capillary network, peritubular का मतलब क्या? जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, पेरीट्यूबुलर मतलब उसके पैरेलल जो ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं को पेरीट्यूबुलर कहा जाता है। सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब द एसेंशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब उस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वो छन करके कहां? यहां से छनकर हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से छन करके वो आएंगे, जो ये ब्लड वेसल्स हमारी इसके पैरेलल गई हुई हैं, जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, इसमें आता है। जो ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड और प्रोटीन वगैरह जो छनकर आ गया था, वो इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब का मतलब
पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब पुनः अवशोषण, यानी पुनः अवशोषित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एवरी डे हमारी किडनी, हमारी जो किडनी है वो पर डे डेली 180 लीटर यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है। अब बोलोगे ना 180 लीटर यूरिन तो बॉडी में रहता कहां पे है? बॉडी में 180 लीटर यूरिन नहीं होता है। एक्सक्रीट आउट एंड डिस्चार्ज केवल हम 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर ही कर पाते हैं। जो यूरिन हम निकालते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, वो केवल 1 लीटर से 2.5 लीटर ही डिस्चार्ज होता है। तो आप सोचोगे कि बाकी कहां गया, बाकी 170 लीटर कहां गया, कितना 170.5 लीटर कहां गया, या 170 लीटर कहां गया, है ना? तो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा जो वाटर है, एक्सेस वाटर जो छन किया गया है, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी में फिर से यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, एवरी डे अबाउट 180 लीटर ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट इज फॉर्म। कितना? 180 लीटर फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज पास्ड टू आउटसाइड इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन का डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब। पहले बोला मैंने कि ज्यादा से ज्यादा क्या वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, रीअब्सॉर्ब होता है। द इनिशियल फिल्ट्रेट इज नाउ कॉल्ड ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। अब क्या हो जाएगा, अब जो लिक्विड, जो भी फिल्ट्रेट बचा हुआ है ट्यूब में, वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। कैसे कंसंट्रेट हो जाता है? उसमें यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और तब उसको ट्यूबुलर जो है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहने लगते हैं। यानी इनिशियल फिल्ट्रेट कहां तक आया? इनिशियल फिल्ट्रेट बोवेंस कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस से चलकर और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तक जो फिल्ट्रेट है वो इनिशियल फिल्ट्रेट है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद जो फिल्ट्रेट ऊपर चलता है वो कहलाता है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। अब क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो होगा वो ट्यूबुलर सिक्रीशन या सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं वो होगा। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां पे होगा बेटा? यहां से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लेकर, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां तक जो फिल्ट्रेशन आएगा वो कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि यूरिन का सिक्रीशन। देखिए क्या है सिक्रीशन, सिक्रीशन में क्या है? द ब्लड विच इज फिल्ट्रेट इन ग्लोमेरुलस स्टिल कंटेन सम हार्मफुल मटेरियल लाइक creatinine remains of drugs etc which must be removed out from the blood। अभी भी कुछ फिल्ट्रेट, कुछ वेस्ट मटेरियल जो रह गए हैं उनको भी रिमूव आउट होना जरूरी होता है। सो दीज सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। वो जो अभी बचा रह गया है वो फिर से जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन में मिक्स होता है। क्या होता है? सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रीशन। ठीक है, जो क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग्स जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, जो अभी नहीं चले थे, वो फिर से सिक्रीट होकर के कहां पे? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में आकर के मिक्स होता है, और इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन को कहा जाता है। क्या? सिक्रीशन। क्या कहता है? सिक्रीशन कहा जाता है बेटा। आफ्टर दीज 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स के बाद जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब कंप्लीट हो जाता है, तो जो फिल्टर बचता है, जो मटेरियल, जो लिक्विड पार्ट अब बचता है, उसको यूरिन कहा जाता है। द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट बिकम्स द
यूरिन, ये जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट अब बचा जो तीनों स्टेप के बाद, वो क्या कहलाता है? वो यूरिन कहलाता है। विच इज कलेक्टेड बाई कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स यूरिन गोज टू पेल्विस। मैंने कहा था ना कि सारे नेफ्रॉन से जो ब्लड है वो चल के कहां पे आता है? यूरिन वो किडनी के जो मिडिल पार्ट जिसको हम पेल्विस कहते हैं, उस पेल्विस रीजन में आता है और पेल्विस से सारा यूरिन पास किया जाता है यूरेटर को, और यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद समय समय पर यूरिन का डिस्चार्ज होता रहता है। आप जो है जब भी टॉयलेट लगता है जाते हैं यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं। यूरिन के डिस्चार्ज होने की प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चुरेशन। ठीक है, देन द यूरेटर कहां पे? गोज टू पेल्विस एंड देन टू यूरेटर। इट इज फाइनली कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। टाइम टू टाइम इट इज पास टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है, द एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यूरिन के बाहर जाने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहा जाता है बेटा। रीनल फेल्योर, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, रीनल फेल्योर एंड हीमोडायलिसिस। ये क्या है? रीनल फेल्योर, हीमोडायलिसिस। रीनल फेल्योर क्या है? किडनी का फेल हो जाना, किडनी का काम करना बंद कर देना। किडनी का काम करना बंद कर देना का मतलब है कि किडनी फेल हो गई। ठीक है, और जब किडनी फेल हो जाती है तो या तो किडनी को ट्रांसप्लांट कराया जाए, नई किडनी लगवाई जाए, और या फिर क्या होता है कि डॉक्टर जो है कहता है कि अब आप डायलाइजर मशीन पे बैठिए या डायलाइजर हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? एक मशीन होती है जो काम किडनी करता है वही काम बाहर आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिजर को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, वो काम बाहर एक मशीन करती है जिसको हीमोडायलाइजर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर कहा जाता है। और उस वो हीमोडायलाइजर किडनी का काम करता है जिसमें हमारा ब्लड जो है छनाई होता है ब्लड का। हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। क्या? हीमोडायलिसिस को क्या कहता है? आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। इन सम पर्सन्स ड्यू टू सम डिजीज और इन्फेक्शंस किडनी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, किडनी प्रॉपर काम नहीं करता है। इन मोर सीवियर केसेस किडनी में कंप्लीटली स्टॉप देयर फंक्शन। कुछ कभी कभी क्या होता है कि किडनी अपना काम करना पूरा तरीके से बंद कर देता है, तब उसको हम कहते हैं कि किडनी फेल हो गई। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीनल फेल्योर। रीनल का मतलब, रीनल मीन्स किडनी, रीनल मीन्स किडनी, किडनी का फेल हो जाना कहा जाता है। इन पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम रीनल फेल्योर्स द ब्लड यूरिया लेवल राइजेस abnormally। जब किडनी हमारा काम करना बंद कर देगा तो हमारे यूरिया जो हमारे बॉडी में यूरिया का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सेसिव यूरिया इन द बॉडी में बी डेंजरस। अगर ज्यादा यूरिया हमारे बॉडी में हो जाएगा तो बहुत खतरनाक है। क्यों? दस टू रिमूव द यूरिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ सच पर्सन्स, ऐसे पर्सन जिनके बॉडी में जिनका किडनी फेल हो गया है उनके बॉडी से यूरिया को निकालने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है जिसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, मशीन को हीमोडायलाइजर कहा जाता है। दिस आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड हीमोडायलाइजर। उस हीमोडायलाइसिस मशीन को कहा जाता है हीमोडायलाइजर। एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग यूरिया बाय यूजिंग मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। और उस हीमोडायलाइजर के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है बेटा, और सिंपली डायलिसिस। लोग हीमोडायलिसिस पूरा नहीं बोलते, डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस, है ना। तो
इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। ये देखिए, ये एक मशीन होती है बड़ी सी, ठीक है, जिससे जिस पर्सन को डायलाइसिंग कराना होता है उसके हाथ में जो है 2 नली लगा दी जाती है। एक से इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड जो है, पहले इम्प्योर ब्लड मशीन को जाता है, मशीन में ब्लड की छनाई होती है। वही तीनों प्रोसेस होते हैं। क्या क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस होते हैं। ब्लड प्योर हो जाता है। प्योर होने के बाद दूसरे पाइप से, दूसरे ट्यूब से ब्लड जो है, प्योर ब्लड फिर से बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक मशीन के द्वारा होता है, ठीक है। अब इस मशीन में, इस पूरे मशीन में जो प्रोसेस होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन या क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है बाहर कर देता है और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको अपने अंदर रखता है और उसको फिर से ब्लड के थ्रू बॉडी में भेज देता है, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डायलिसिस, कैसे जो है यूरिन को डायलाइज कराया जाता है। ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम एन आर्टरी ऑफ द पेशेंट एंड इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पहले ठंडा किया जाता है। मशीन में सारा प्रोसेस होता है। इट इज मिक्स्ड विथ एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या है? एक केमिकल है हिपैरिन, उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या है? क्या काम है इस एंटीकोगुलेंट का? क्या काम है इस हिपैरिन का? ये हिपैरिन जो है ये ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देता, थक्का नहीं जमाने देता। अदरवाइज जैसे ही ब्लड बाहर आता है ना बॉडी से, कोगुलेट कर जाए, जम जाए, थक्का बन जाए, तो फिर चढ़ाएंगे क्या? फिर अंदर ब्लड जाएगा क्या? तो इसलिए कि ब्लड कोगुलेट न करे, इसलिए एंटी कोगुलेंट केमिकल हिपैरिन को ब्लड में डाला जाता है जिससे कि वो कोगुलेट ना करे। एंड पंप्ड इनटू आर्टिफिशियल किडनी, और आर्टिफिशियल किडनी को पहले क्या है, ब्लड निकलता है, निकलने के बाद उसमें हिपैरिन डाला जाता है और तब किडनी, आर्टिफिशियल किडनी को पहुंचाया जाता है, यानी हीमोडायलाइजर मशीन में तब पहुंचाया जाता है। दिस मशीन कंटेन्स चैनल, होता ना ऐसे ऐसे जो है, इसमें ऐसे ऐसे चैनल्स होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसी में से जो है ब्लड होकर के आता है और इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। दिस मशीन कंटेन चैनल विच आर प्रोवाइडेड विद अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। क्या? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलोफेन। सेलोफेन एक मटेरियल है, इसी का बना हुआ होता है। अ डायलाइजिंग फ्लूइड इज आल्सो यूज्ड इन द मशीन which contains some small solute and mineral ions but does not contain nitrogenous based product such as urea, uric acid and creatinine। बहुत सारे मटेरियल होते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल, लेकिन वेस्ट मटेरियल नहीं होते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ठीक है, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट मूविंग इनसाइड द मशीन, ब्लड पेशेंट का ब्लड उसके बॉडी से मशीन में मूव करता है। मूव करने के बाद इट केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम डायलाइजिंग फ्लूइड थ्रू सेलोफेन मेम्ब्रेन। जो डायलाइजर है, डायलाइजर के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल भरा है उससे ब्लड हमारा सेपरेट रहता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड हमारा आ रहा है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है। जो ट्यूब है सेलोफेन की, ये जो ट्यूब है इसमें हमारा ब्लड है और ये ऐसे इसके अंदर फ्लूइड भरा है, यानी ट्यूब, जो फ्लूइड के अंदर ट्यूब क्या है, रखा हुआ है, फ्लूइड के अंदर ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है। नाउ ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन
द वेस्ट यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन एक्सेट्रा डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइजिंग फ्लूइड अक्रॉस द सेलोफेन मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है, मैंने कहा जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिव परमेबल है। ये यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को, यूरिया को ये बाहर निकाल देगा। अब जब ये बाहर निकाल देगा तो ये जो सेलोफेन फ्लूइड है या जो मेम्ब्रेन फ्लूइड है जिसमें भरा हुआ है, क्या है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड में ये जो है क्या, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाती हैं ब्लड से। ठीक है, इन दिस वे द ब्लड इज कंसिडरेबली क्लियर्ड ऑफ द सेलोफेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्लाज्मा प्रोटीन विदाउट लूजिंग। ठीक है, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहां चले जाते हैं, चले जाते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन से चले जाते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में। डायलाइजिंग फ्लूइड से बाहर निकाल दिया जाता है, एक नीचे एक जो है डिब्बा लगा रहता है, एक कैन लगा रहता है जिसमें जो है यूरिन चलाता है वेस्ट मटेरियल, और सेलोफेन मेम्ब्रेन से दूसरी ट्यूब लगी रहती है जो बॉडी को फिर से प्योर ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो है हीमोडायलिसिस की मैकेनिज्म रहा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक्सक्रीशन का टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल।